बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवेल्स, योर हॉरर स्टोरी चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। फिर वो दिन भी तमाम हो ही गया और गोल वादी में धीरे धीरे शाम उतरने लगी। हम सब रहमान और डिसूजा की वापसी के मुंतजिर थे, जो गवर्नर से मिलने गए थे। उनकी वापसी ही पर इस वादी के लोगों की किस्मत का फैसला होना था। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। कैद खाना खाली कर दिया गया था। तमाम असलहा बड़े मैदान में ढेर था। इसके अलावा वादी वालों के पास जितनी दौलत थी वो भी संदूकों में भरी हुई खुले मैदान में रखी थी। ठाकुर इस तमाम सामान के पास बने हुए चबूतरे पर बड़ी शान से बैठा था। वादी के लोग सफ ब सफ मैदान में बैठे रहमान और डिसूजा का इंतजार कर रहे थे। रहमान के साथी पुलिस वाले अपनी अपनी वर्दियों में मलबूस थे। उन्हें अपना माजी पूरी तरह याद आ चुका था। अब वो अपने बीवी बच्चों और घर वालों से मिलने के लिए बेताब थे। थोड़ी देर के बाद दूर से एक जीप आती दिखाई दी और फिर वो चबूतरे के पास आकर रुक गई। उसमें से रहमान और डिसूजा नीचे उतरे। लोगों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। वो गवर्नर का फैसला सुनने के लिए बेचैन थे। इज़्तिराब उनके चेहरों से अयां था। वो दोनों मेरे करीब आए और रहमान मेरे गले से लग गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ चबूतरे पर चढ़ जाए और बावाज़े बुलंद लोगों को गवर्नर के फैसले से आगाह कर दे। रहमान ने बताया कि गवर्नर साहिब ने वो तमाम शराइत मंजूर कर ली हैं जो तुम्हारे सरदार ने गवर्नर के नाम अपने खत में तहरीर की थी। गवर्नर साहिब की सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम्हारा सरदार अपने आप को गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के हवाले कर दे, और तुम्हारा सरदार ये शर्त पूरी करने के लिए बखुशी तैयार है। ये सुनकर लोगों के चेहरे बुझ गए। उस खुशी पर ओस पड़ गई जो उन्हें अपने माफ़ किए जाने पर हुई थी। लोगों ने इस बात पर शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया और लोगों को समझाया कि एक शख्स की ज़िंदगी सैकड़ों इंसानों की ज़िंदगी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। ये बात उन सब के मुफाद में है कि मैं खुद को हुकूमत के हवाले कर दूं। मैंने बहुत मोहब्बत और शफकत के साथ उन लोगों को तमाम बातें समझाईं। ये देखकर मुझे खुशी हुई कि वो लोग जल्द ही मेरी बात समझ गए। दूसरी सुबह हम सब ने गोल वादी को अलविदा कहा। हमारा काफिला वादी से निकलकर ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पर आगे बढ़ने लगा। एक जिंदगी खत्म हो रही थी और दूसरी हमें अपनी तरफ बुला रही थी। पुलिस के ट्रक सबसे आगे थे, जिनके पीछे घोड़ों की कतारें थीं। उनके बाद काफिले में शामिल औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। हमारा काफिला जब शहर में दाखिल हुआ तो उसे देखने के लिए लोगों के ठठ लग गए। लोगों को शायद ये मालूम हो चुका था कि मशहूर डाकू रंजीत सिंह ने खुद को और अपने साथियों को अपनी मर्जी से कानून के हवाले कर दिया है। आखिरकार हमारा काफिला एक बड़े से मैदान में पहुंचकर रुक गया, जिसकी दाएं जानिब क्वार्टरों की कतारें बनी हुई थीं। तमाम लोग सवारियों से उतर कर उन क्वार्टरों में चले गए। इसी के साथ उनका सामान भी। नोटों से भरी हुई तिजोरियां, जेवरात और जवाहरात से भरे संदूक सरकारी खजाने में पहुंचा दिए गए। ये तमाम कार्रवाई मेरे सामने हुई। रहमान शायद ये चाहता था कि मैं अपनी आंखों से अपने वफादार साथियों को बेहतर मकानों में मुंतकिल होते देख लूं। अब मेरे जेल जाने का वक्त आ गया था। मेरे सामने बड़े ठाकुर, ठकराइन, गुरनाम सिंह, रामस्वरूप और चिरंजी खड़े थे। उन सब की आंखों में आंसू थे और मेरा दिल भी रो रहा था। मैं उन सबसे आखिरी बार गले मिला, फिर रहमान और डिसूजा के साथ जीप में बैठकर सेंट्रल जेल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में रहमान ने मुझे बताया, कानून की रूह से हुकूमत आप पर मुकदमा चलाएगी। इसके लिए मैंने एक बेहतरीन वकील का इंतज़ाम कर लिया है जो आपकी तरफ से सफाई पेश करेगा और मुकदमा लड़ेगा। एडवोकेट फजलुर रहमान फौजदारी मुकदमात लड़ने में बड़ी महारत रखता है। कम ही केस ऐसे होते हैं कि वो हार जाए, लेकिन ये सब फजूल है, बेकार है। और रहमान, मैंने इख्तलाफ किया। मैं अपने मुतल्लिक तमाम एतराफ़ात कर चुका हूँ। अब इस तमाशे की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी कानून के तकाजे पूरे करने की खातिर मुकदमा तो ज़रूर चलेगा सरदार, रहमान बोला। फिर अदालत जो फैसला सुनाएगी हम सबको उसका पाबंद होना पड़ेगा। गवर्नर साहिब ने इस मामले को फौरी तौर पर निपटाने के लिए फौरी समाअत की एक खुसूसी अदालत कायम करने का हुक्म भी जारी किया है। मैं खामोश हो गया। मेरा जहन दरअसल मुस्तकबिल के बारे में किसी फैसले तक पहुंचने में मसरूफ़ था। जेल पहुंचकर रहमान ने बतौर ख़ास मेरा तारुफ जेलर विलियम बर्ड से कराया और उसे हदायत दी, सरदार रंजीत सिंह ने चूँकि खुद ही अपने आप को कानून के हवाले किया है, इसलिए इन पर सख्ती ना की जाए और खुसूसी रियायत बरती जाए। 2 रोज़ के बाद ही
मेरे मुकदमे की पहली पेशी फौरी समाअत की उसी खसूसी अदालत में हुई जो गवर्नर के हुक्म पर कायम की गई थी। अदालत में मेरी मुलाकात मुल्क के ज़हीन और मशहूर वकील फजलुर रहमान से हुई। रहमान ने उसी का जिक्र किया था और एक रोज़ कबल मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत करा के भी ले गया था। मुकदमे की बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू हुई। वकील सरकार, जो एक उम्र रसीदा शख्स था, अपनी ऐनक दुरुस्त करता हुआ उस कटहरे के करीब आया जहां मैं खड़ा था। डाकू रंजीत सिंह वल्द डाकू बलबीर सिंह, उसने बाआवाज़े बुलंद मुझे मुखातिब किया। फिर पूछा, क्या तुम एतराफ़ करते हो कि तुमने हज़ारों अफराद को लूटा और सैकड़ों अफराद को कत्ल किया? वकील सरकार की नागवार और करख्त आवाज़ सुनने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ में इकबाल जुर्म कर लिया। मेरे इकबाल जुर्म करते ही वकील सरकार की आवाज़ अदालत में गूंजी, योर ऑनर, मुजरिम इकबाल जुर्म कर चुका है। इस केस को मज़ीद मजबूत करने के लिए मैं अदालत से इजाज़त चाहूँगा कि गवाहों को पेश कर सकूँ ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। गवाहों को अदालत में पेश करने की इजाज़त दी जाती है। जज की आवाज़ सुनाई दी। ये कितनी अजीब सी बात थी कि मेरे खिलाफ गवाही देने वालों में सबसे पहला नाम IG रहमान का था, लेकिन ये गवाह मेरे खिलाफ कब थे? ये सब कुछ तो मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक हो रहा था। IG रहमान ने हलफ उठाया, फिर उससे मुतअद्दिद सवालात किए गए। उन सवालों का मकसद सिर्फ ये साबित करना था कि मैंने मुतअद्दिद कत्ल किए हैं, डाके डाले हैं और अमीरों के लिए अज़ाब इलाही बना रहा हूँ। रहमान के बाद डिसूज़ा और दूसरे गवाहों को अदालत में पेश किया गया। मैं निहायत बेदिली के साथ ये सब कुछ देखता रहा। सबसे आखिर में वकील सरकार ने अदालत को वो ख़त पढ़कर सुनाया जो मैंने गवर्नर के नाम तहरीर किया था। मैंने उस ख़त में अपील की थी कि मेरे गुनाहों की पादाश के तौर पर मुझे फांसी दे दी जाए। इसके बाद वकील सरकार कहने लगा, योर ऑनर, ये तमाम चक्कर चलाने का असल मकसद अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि मुजरिम ने इतनी आसानी से इकबाल जुर्म क्यों कर लिया, जबकि वो एक बदनामे ज़माना डाकू और कातिल है। उसने गवर्नर साहब को ऐसा ख़त क्यों लिखा? यकीनन इन तमाम बातों से ये चालाक मुजरिम हुकूमत और इंसाफ की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहता है। मुझे उस वकील सरकार की ये बात निहायत नागवार गुजरी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरा वकील उठ खड़ा हुआ जो अब तक खामोश बैठा था। वो तेज़ आवाज़ में बोला, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, योर ऑनर, वकील सरकार को ये हक नहीं कि वो मेरे मौक्किल की दियानत और सच्चाई पर हमला करें। मैं इस बात पर सख्त एहतजाज करता हूँ, जबकि मेरा मौक्किल खुद इकबाल जुर्म कर चुका है और वो अदालत से रहम का तलबगार भी नहीं, तो उसकी नीयत पर इस तरह हमला करना शराफत और सच्चाई के खिलाफ है। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की वसातत से वकील सरकार से कहूँगा और पुरजोर अल्फाज में कहूँगा कि वो अपने अल्फाज वापस लें। इससे पहले कि जज कुछ कहता, वकील सरकार ने अपनी जगह से उठकर अपने अल्फाज वापस ले लिए। मुझे उस नौजवान की ये अदा बहुत भाई। उसकी आवाज़ में अजीब मिठास थी। मैं उससे और उसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। भोला सा मासूम चेहरा, गोरा रंग, रुखसारों पर गालिबन रोज़ाना शेव करने के सबब हल्की सी नीलाहट, काले काले बड़े बाल रेशम की तरह उसके मुलायम बार बार पेशानी पर गिर पड़ते और वो एक खफीफ से झटके से उन्हें पीछे कर देता। उसकी हर अदा खूब थी। कद दराज था और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी थीं। रोशन आंखों के अलावा उसका जिस्म सेहतमंद था, मगर वो मोटा नहीं था, गट्ठे हुए जिस्म का मालिक था। मैं अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अदालत बर्खास्त कर दी गई। मैंने वापसी में रहमान से एडवोकेट फजलुर रहमान के मुतल्लिक बहुत कुछ पूछा। वो कहाँ रहता है, शादीशुदा है या कंवारा है, उसकी दीगर मसरूफियात क्या हैं, उसके कितने बहन भाई वगैरह हैं। मेरी इस पूछगिछ पर रहमान ने इजहार हैरत किया। कोई ख़ास बात नहीं, मैंने रहमान को मुतमईन करने के लिए कहा। वो मुझे अच्छा लगा इसलिए पूछा था। मुझे फजलुर रहमान के बारे में IG रहमान से मालूम हुआ कि फजलुर रहमान एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और एक रिटायर्ड कर्नल की औलाद है। अनकरीब ही उसकी शादी होने वाली है। वो अपने माँ बाप के साथ सादात नगर में रहता है। मैं न जाने किन ख्यालात में खोया रहा और जाने कब रहमान मुझसे रुखसत होकर चला गया। दूसरी पेशी दूसरे ही दिन थी। मैं घंटों एडवोकेट फजलुर रहमान के तस्वुर में खोया रहा। मेरा जहन एक फैसले तक पहुंचने वाला था। दूसरी सुबह जेलर विलियम बर्ट ने मुझे मतला किया कि मुझसे कुछ लोग मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। मैंने मुलाकातियों के कमरे में आकर देखा, ये बड़े ठाकुर ठकराइन, गुरनाम सिंह, राम स्वरूप और चिरंजी थे। आम हालात में किसी कैदी से बैक वक्त इतने लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन मेरे मामले में खुसूसी रियायतें बरती जा रही थीं।
मुझे रामस्वरूप, चिरंजी और गुरनाम सिंह बहुत अच्छे लगे। वो तीनों उस वक्त पुलिस की वर्दियों में मलबूस थे। उनसे मालूम हुआ कि बकिया लोग भी मुझसे मुलाकात के मुतमन्नी हैं। इजाज़त मिलने के बाद वो मुझसे मुलाकात करेंगे। सभी मेरे लिए फिक्रमंद थे। मैंने गुरनाम सिंह से पूछा, कहो शहर कैसा लगा, तुम खुश तो हो? वो ठंडा सांस लेकर बोला, हमारी खुशी आपके बगैर अधूरी है, लेकिन हम यहाँ आकर बहुत मुतमईन हैं। भगवान की दया है, हम आपके नाम को दाग नहीं लगने देंगे। मेरी ड्यूटी कस्टम पर है। कल ही मैंने एक रिश्वतखोर अफसर को पकड़वाया है। मैंने ये सुनकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मुझे तुम लोगों पर फख्र है। इसी तरह मुल्क और कौम की खिदमत करते रहो, इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है। फिर मैं कुछ देर तक बड़े ठाकुर और दूसरे लोगों से बातें करता रहा और उन्हें तसल्लियां देता रहा कि मुझे जेल में हर तरह का आराम मुयस्सर है। तुम लोग कतई मेरी फिक्र ना करो। वो सब थोड़ी देर मजीद मेरे पास बैठे और फिर चलते चलते बड़े ठाकुर ने अपने दिल की बात कह ही दी। रंजीते, क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं कि तुझे भी रिहाई मिल जाए? उसका दिल रखने के लिए मैंने कह दिया, अभी तो मुकदमा चल रहा है, क्या खबर, भगवान आप सबको सुन ही ले। उस रोज अदालत में मेरे वकील के बोलने की बारी थी। वो अपनी नशिस्त से उठा और कहना शुरू किया, योर ऑनर, मुझे अपने मौक्किल की तायद में ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना। मुझे महज ये अर्ज़ करना है, फाजिल अदालत मेरे मौक्किल के इकबाल जुर्म को मद्देनज़र रखे कि उसने बगैर किसी दबाव या जबर के इकबाल जुर्म कर लिया। दूसरा ये कि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी किसी खौफ या पुलिस से बचने या किसी साजिश के तहत तर्क नहीं की, बल्कि उसने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहकर कानून और इंसाफ का साथ दिया है। यही नहीं, उसने अपने सैकड़ों साथियों को भी कानून का एहतराम करने पर मजबूर किया है। इस शख्स ने जो बहुत बड़ा कातिल और डाकू मशहूर है, हमारी पुलिस उसके आला हुकाम के साथ कैसा बेमिसाल रवैया रखा, इसका सबूत खुद आईजी रहमान, डीआईजी डिसूजा और सैकड़ों पुलिस के जवान हैं। वो कानून और इंसाफ के मुहाफिज होने के बावजूद भी उस शख्स की दियानत, इखलाक और सदाकत की कसम खा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं करूँगा, इसलिए कि वकील सरकार ने जो गवाह अदालत में पेश किए वही मेरे गवाह भी थे। उन्होंने अपने बयानात में साफ साफ रंजीत सिंह की सच्चाई और बड़ाई का इतराफ़ किया है। मैं आखिर में मुअज़्ज़ज़ अदालत से अपने मौक्किल रंजीत सिंह के लिए रहम की अपील करता हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अदालत उसे बाइज्जत बरी कर दे, ताकि दूसरे कानून शिकन डाकुओं और जुराइम पेशा लोगों की हिम्मत भी बढ़े और वो भी खुद को कानून और इंसाफ के हवाले करने से ना डरें। इससे मुल्क में एक अच्छी मिसाल कायम होगी। मुझे उस नौजवान वकील के अल्फाज सुनकर अजीब सा एहसास हुआ। मेरे अंदर जीने का हौसला जैसे बढ़ गया। मैं जो सरिता की मौत के बाद बिखर सा गया था, जैसे सिमटने लगा। उदासी और मायूसी के बादल धीरे धीरे छटने लगे। आइंदा रोज तक के लिए अदालत फिर बर्खास्त कर दी गई। कल फैसले का दिन था। रात भर मुझे नींद न आई और मैं उठ उठ कर टहलता रहा। इस अरसे में जेलर विलियम बर्ट कई दफ़ा मेरे पास आया। वो अपनी टूटी फूटी उर्दू में लतीफ़े सुना सुना कर मेरा जी बहला रहा था। मैं सारी रात जागा। इसकी वजह यह थी कि मैं अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर सका था। सुबह उस वक्त ज़रा मेरी आंख लगी जब जेल का घंटा 5 बजा रहा था। मैं उस वक्त बेदार हुआ जब आईजी रहमान आया। उसी ने मुझे झिंझोड़ कर जगाया था। मैं तो समझा था कि आप तैयार मिलेंगे, रहमान ने कहा, मगर यहाँ आकर मुझे विलियम से मालूम हुआ कि आप रात भर सो नहीं सके। आखिर आप इतने फिक्रमंद क्यों हैं? खुदा ने चाहा तो आप साफ बरी होंगे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। रहमान को मैं क्या बताता कि मेरी फिक्रमंदी का असल सबब क्या है। मैं उसके साथ अदालत पहुंच गया। सामने बैठे हुए बड़े ठाकुर, गुरनाम सिंह वगैरह फिक्रमंद और मलोल नजर आ रहे थे। आखिर उनके साथ एक उम्र गुजारी थी। वो तो सिर्फ इस जिस्म के हवाले से मुझे जानते पहचानते थे कि अब जिसे मैं छोड़ने का कसद कर चुका था। उन्हें क्या खबर थी कि इस जिस्म में अब एक जिनजाद अलियालिश है। एडवोकेट फजल रहमान आज भी तरोताज़ा नजर आ रहा था। वकील सरकार बार बार हस्बे आदत अपनी ऐनक नाक पर जमा रहा था। आखिरकार फैसला सुनाने का वक्त आ ही गया। जज ने एक मर्तबा अपनी चिकनी खोपड़ी पर हाथ फेरा और ज़रा कंखार कर अपना गला साफ किया। मुजरिम रंजीत सिंह ने जिस हिम्मत और हौसले से कुर्बानी का सबूत दिया है, अदालत उसे कदर की निगाह से देखती है। जज ने अपनी भारी आवाज़ में फैसला सुनाना शुरू किया। इसने पुलिस और पुलिस के आला हुक्काम के साथ जो सलूक और रवैया अपनी पनाहगाह में रवा रखा,
अदालत उसके लिए भी मुजरिम की शुक्रगुजार है। मुजरिम ने हुकूमत की नज़र में पुलिस की पोजीशन जिस तरह बिल्कुल वाज़ेह कर दी वो भी काबिल दाद अमल है। मुजरिम ने जिस तरह अपने साथियों की जहनीत बदलकर उन्हें एक जिम्मेदार और पुरअमन शहरी बना दिया, ये भी उसका एक काबिल फ़ख्र कारनामा है। मुजरिम ने सरकारी ख़जाने में जो इजाफा किया और जिस दयानत का सबूत दिया, हुकूमत इसके लिए मुजरिम को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखती है। मुजरिम ने बगैर किसी दबाव के अपने आप को जिस तरह कानून के सुपुर्द करके इकबाल जुर्म किया, वो एक मिसाली और यादगार कारनामा है। अदालत इस बाब में भी मुजरिम को काबिल तकलीद और मिसाली समझती है, लेकिन कानून हर हाल में कानून है। ये अदालत इसीलिए काफ़ी गौर व खोज के बाद मुजरिम के साथ खास रियायत और उसके कारनामों को मद्देनज़र रखते हुए मुजरिम को सजाए मौत की बजाय उम्र कैद की सज़ा देती है। मैंने गुज़िश्ता रात अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले को अदालत से मुंसलिक कर लिया था, यानी अदालत जो फ़ैसला सुनाएगी उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे अगला कदम उठाना चाहिए। मुझे हरगिज़ ये तवक्को नहीं थी कि अदालत मेरे साथ इतनी रियायत करेगी। मैं तो यही समझ रहा था कि मुझे फांसी की सज़ा होगी। सज़ाए मौत सुनाए जाने की सूरत में मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता था कि मैं वो जिस्म छोड़ देता। इसके लिए मैं पहले ही से अगले जिस्म का इंतखाब कर चुका था। मेरा नया जिस्म एडवोकेट फजलुर रहमान का होता। मैं बावाज़े बुलंद कहता कि मुझे अदालत का फ़ैसला मंजूर नहीं, और फिर जय भवानी का नारा लगाकर रंजीत सिंह के जिस्म को छोड़ के वकील फजलुर रहमान के जिस्म में दाखिल हो जाता। अदालत से मैं बहैसियत रंजीत सिंह जेल वापस ना जाता, क्योंकि इस तरह मुझे मतलूबा नया जिस्म हासिल ना हो पाता। गुज़िश्ता रात ही को मैं अपने चश्मे तसव्वुर में सब कुछ देख चुका था। जब मैं अदालत का फ़ैसला मानने से इनकार कर देता तो सब लोग हैरत ज़दा रह जाते और जज ऑर्डर के बाद कहता अदालत बर्खास्त की जाती है। फिर इससे पहले कि लोग उठते, अदालत जय भवानी के नारे से गूंज उठती। सामने खड़े हुए वकील फजलुर रहमान के जिस्म को इसी के साथ झटका सा लगता और मुझे भी। अदालत में हलचल मच जाती और उठकर जाता हुआ जज ठहर जाता। लोगों के सामने मशहूर डाकू रंजीत सिंह का मुर्दा जिस्म कटहरे में पड़ा होता। मैं यानी जिन अलियालिश उस वक्त तक वकील फजलुर रहमान के जिस्म में उतर चुका होता। इस पर ठाकुर यकीनन मेरा नाम लेकर चीख उठता। वो और गुरनाम सिंह सभी शशदा रह जाते कि अभी कुछ देर पहले तो रंजीत सिंह ठीक था, आखिर ये एकदम क्या हुआ। ठाकुर ज़ारो कितार रोता और मैं जो उस वक्त वकील फजलुर रहमान के जिस्म में होता उसे तसल्लियाँ दे रहा होता। रहमान और डिसूजा भी ये मंजर देखकर जब्त न कर पाते और उनकी आंखों में आंसू तैरने लगते। फिर मैं खुद ही अपने जिस्म के करीब जाकर उसे देखता और मेरी लाश तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल रवाना कर दी जाती। इसके बाद शायद उसी रोज़ अपने जिस्म को कांधा देता। एक मसरूफ़ वकील होने के बावजूद मैं उस जनाजे में ज़रूर शरीक होता। रोते रोते ठाकुर, ठकराइन और मेरे दीगर जानिसार साथियों का बुरा हाल हो जाता। रात को मैंने अपनी चश्मे तसव्वुर से ये मनाजिर देखे थे। अब अदालत का फ़ैसला सुनने के बाद इन्हें हकीकत का रूप देने की कोई ज़रूरत नहीं रही थी। अपने प्यारों, अपने मोहब्बत करने वालों को अचानक शदीद सदमा पहुंचाना अब ज़रूरी नहीं था। जाहिर है मुझे जेल में तो रहना नहीं था। रहा वहां से निकलने का सवाल तो मुझे कौन रोक सकता था। रंजीत सिंह के जिस्म को वहीं छोड़कर मैं किसी भी और जिस्म को जरिया बनाकर जेल से निकल जाता। अब इसके लिए जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अभी नई सूरत हाल में बहुत सी बातों पर गौर करना था। अदालत से मुझे फिर जेल भेज दिया गया। मेरी ज़िंदगी बच गई थी, इस पर सभी खुश थे। अगर मेरे साथियों को कोई मलाल था तो सिर्फ ये कि मैं उनकी तरह अब आज़ाद फ़िज़ा में सांस नहीं ले सकता। फिर चंद रोज़ इसी तरह गुजर गए। मेरे वफ़ादार मुझसे जेल में आकर मिलते रहे। इसी दौरान एक रोज़ रहमान मुझसे मिलने आया तो मैंने पहले से तयशुदा एक मंसूबे के मुताबिक उससे कहा, क्या इस जेल से मुझे मुल्क की किसी और दूर दराज जेल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता? वो क्यों? रहमान हैरत ज़दा होकर पूछने लगा। क्या आपको यहाँ कोई तकलीफ़ है? नहीं, मैंने जवाब दिया। बस मेरा दिल चाहता है कि मेरा तबादला यहाँ से किसी ऐसी जेल में हो जाए कि जहाँ कोई मेरा शनासा ना हो, कोई जिस शहर में मुझसे मिलने ना आ सके। मैं अपने माजी को भूल जाना चाहता हूँ रहमान। अजीब ख्वाहिश है आपकी। वो बदस्तूर हैरान था। तुम ये बताओ, ऐसा मुमकिन है या नहीं? मुमकिन क्यों नहीं? यूं भी अमूमन उम्र कैद पाने वाले खतरनाक मुजरिमों को इस जेल में नहीं रखा जाता। लंबी सजाएं काटने वाले मुजरिम मखसूस जेलों में रखे जाते हैं। वहाँ के इंतज़ामात बहुत सख्त हैं।
वहां से फरार तो मुमकिन ही नहीं, रहमान ने बताया। रहमान की इस बात पर मैं दिल ही दिल में हंसा। उसे इल्म ही नहीं था कि जेल से फरार होने ही के लिए तो मैं यहाँ से तबादला चाहता था। यहाँ रहता तो फौरी तौर पर रंजीत सिंह के इंतकाल की खबर सबको हो जाती। अब नहीं तो कुछ अरसे बाद मेरे चाहने वालों को वो सदमा ज़रूर पहुंचता जिससे मैंने फिलहाल उन्हें बचा लिया था। जेल से मेरे फरार का मतलब यकीनी तौर पर रंजीत सिंह की मौत होता। फरार होने की गर्ज से मैं जैसे ही उसके जिस्म से निकलता वो मुर्दा हो जाता। आप किसी ऐसी खतरनाक जेल में तबादला क्यों चाहते हैं? रहमान अब मुझसे पूछ रहा था। मैं गालिबन तुम्हें इसका जवाब दे चुका हूँ। यहाँ रहा तो तुम लोग मुझसे मिलने आते रहोगे और मैं कभी अपने माजी को भूल नहीं सकूंगा। रहमान सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो ये काम जल्द हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ तुम्हें मुझसे एक वादा भी करना पड़ेगा। जीते जी तुम इस बात को राज रखोगे कि मेरी मर्जी पर यहाँ की जेल से मुझे कहीं और भेजा गया है। रहमान ने वादा कर लिया। फिर अगले हफ्ते ही आखिरी बार अपने जानिसारों से मिला। उनमें बड़े ठाकुर और ठकराइन भी शामिल थे। उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं था कि आइंदा रोज़ ही मेरा तबादला होने वाला है। सिर्फ मुझे और रहमान को इसका इल्म था, या फिर जेल के हुक्काम को। ये गोया उन लोगों से मेरी आखिरी मुलाकात थी। मुझे रहमान से पता चल चुका था कि मेरा तबादला वहाँ से आगरा जेल में किया गया है। मैं ये भी जानता था कि बड़े ठाकुर, ठकराइन, गुरनाम सिंह वगैरह अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर वहाँ तक भी मेरा पीछा करेंगे और मुझसे मिलने आएंगे। मैंने इसीलिए वहाँ पहुँचते ही फौरी तौर पर फरार होने का फैसला नहीं किया था। फिर यही हुआ। मुझे आगरा जेल आए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि बड़े ठाकुर और ठकराइन मुझसे मिलने पहुंच गए। तूने बताया क्यों नहीं रंजीते कि तुझे यहाँ भेजा जाने वाला है? बड़े ठाकुर के लहजे में शिकायत थी। मुझे खुद मालूम नहीं था बाबा, मैंने मसलहत के पेश नज़र झूठ बोल दिया। दरअसल लंबी सजाएं काटने वालों के लिए कुछ खास जेलें हैं, उन्हीं में से एक जेल ये है। रहमान ने ये बात मुझे बता दी थी। बड़े ठाकुर ने कहा, बड़ी मुश्किल से मुलाकात की इजाज़त मिली है। रहमान ने यह भी बताया कि वहाँ की तरह यहाँ रोज़ रोज़ मुलाकातें नहीं हो सकती और ना वहाँ किसी रियायतें यहाँ हैं। सुना है यहाँ पर कैदियों की सख्त निगरानी होती है। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ? नहीं बाबा, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। आपको मेरी तरफ से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सख्तियाँ उन लोगों पर यहाँ की जाती हैं जो शरपसंद हैं और दंगा फसाद करते रहते हैं। जेल के क़वायद ज़वाबित का ख्याल नहीं रखते। जाहिर है मुझे किसी से लड़ने भड़ने या हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? मेरे केस की फ़ाइल भी जेल हुकाम को भेजी गई है। उन्हें मालूम है कि मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी, इसलिए वो मेरा ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं। दूसरों की तरह मुझ पर कड़ी निगरानी नहीं रखते। आपको मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं। कभी साल 2 साल में एक आध चक्कर लगा लिया करें तो भी काफ़ी है। हमारे लिए तो यही बहुत है कि तू जिंदा है रंजीते। ये कहते हुए बड़े ठाकुर की आवाज़ भर आ गई। जीते जी तो तेरी सूरत देखने आते ही रहेंगे। कुछ देर के बाद मुलाकात का वक्त खत्म हो गया तो बड़े ठाकुर और ठकराइन मुझे दुआएं देते हुए वापस चले गए। इसी मुलाकात में मुझे ये जानकर खुशी हुई कि गुरनाम सिंह के इसरार पर वो दोनों अब उसी के साथ रहते हैं। अगले ही महीने गुरनाम सिंह भी मुझसे मिलने आया और मैंने उसे भी अपनी तरफ से मुतमईन करके वापस भेज दिया। मैं अब कैदियों से घुल मिल गया था। ख़ास तौर पर अब मैं ऐसे कैदियों से मुरासिम बढ़ाता जिन्हें कुछ ही अरसे के बाद रिहाई मिलने वाली होती। इन्हीं में से एक बलवंत सिंह था। उसकी उम्र 42 साल के करीब होगी। वो राजपूत था। भारी भरकम और चौड़े सीने वाले बलवंत की शख्सियत बड़ी पुरकशिश थी। अपने रख रखाव और आदतों अतवार की वजह से बलवंत मुझे पसंद आया और उससे मेरी दोस्ती हो गई। अमूमन वो लोगों से कम ही बात करता। खामोश तबा और गहरा आदमी था। मुझसे भी वो जल्द ना खुला। उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना पता चल सका कि कुछ ही दिन बाद उसे रिहाई मिलने वाली थी। मैंने जेल से फरार होने के लिए बलवंत सिंह का ही इंतखाब किया। मेरा इरादा ये था कि जेल से निकलने के बाद मैं उसका जिस्म कुछ दिन के बाद छोड़ दूंगा या फौरी तौर पर किसी और जिस्म में दाखिल हो जाऊंगा। इससे सिर्फ ये होता कि बलवंत सिंह मारा जाता। किसी न किसी आदमजात को तो मेरे लिए ये कुर्बानी देना ही थी, तो फिर वो बलवंत सिंह से ही। मैंने सोचा था इस मर्तबा जल्दबाजी में कोई नया जिस्म मुस्तकिल तौर पर नहीं अपनाऊंगा। फिर वो चंद रोज भी गुजर गए और मुझे मालूम हुआ कि अगले ही दिन बलवंत सिंह को रिहाई मिलने वाली है। आगरा जेल में कैदियों से सख्त मुशक्कत ली जाती थी। आखिरी दिन भी बलवंत के लिए कोई रियायत नहीं बरती गई।
वो चक्की पीसकर लौट रहा था और मैं भी उसके साथ लगा हुआ था। उसने चक्की पीसने के सबब मुझसे अपने बाजुओं में दर्द होने की शिकायत की थी। ये तुम्हारी मुशक्कत का आखिरी दिन था बलवंत, कल से तुम्हें ये अजाब बर्दाश्त करना नहीं पड़ेगा। मैंने उसे तसल्ली दी और इर्द गिर्द का जायजा लिया। हम दोनों के बिल्कुल करीब कोई कैदी नहीं था। दूसरे कैदियों और हमारे दरमियान थोड़ा फासला था। सभी मेहनत मुशक्कत करके बोझल कदमों से अपनी अपनी बैरकों की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ दुरुस्त। बलवंत ने तवील सांस लिया। ये तो तुम ठीक कहते हो। बलवंत का जुमला अभी पूरा हुआ था कि मैंने जय भवानी का नारा लगाया और रंजीत सिंह के जिस्म से बाहर आ गया। रंजीत सिंह का जिस्म बेजान होकर जमीन पर गिरने लगा। रंजीत, क्या हुआ? बलवंत के ये आखिरी अल्फाज थे। दूसरे ही लम्हे मैं उसके जिस्म में उतर चुका था। आसपास जो कैदी मौजूद थे सभी उधर दौड़ पड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? हर तरफ से यही एक सवाल किया जा रहा था। मैं इस अरसे में रंजीत सिंह से बलवंत सिंह बन चुका था। मुझे बलवंत के जिस्म में करार आ गया तो इर्द गिर्द जमा हो जाने वालों को बताने लगा। रंजीत सिंह अच्छा भला मुझसे बातें करता हुआ साथ चल रहा था कि चलते चलते इसे ना जाने क्या हुआ कि गिर पड़ा। उसी वक्त जेल के डॉक्टर को बुलाया गया। सारी जेल में रंजीत की अचानक मौत से हलचल सी मच गई। डॉक्टर ने भी तिब्बी मुआयने के बाद रंजीत के इंतकाल की तस्दीक कर दी। उसी शाम रंजीत को जेल की बैरकों के पीछे छोटे से मैदान में नजर आतिश कर दिया गया। दूसरे कैदियों के साथ खुद मैंने भी गोया अपने ही जनाजे को कांधा दिया। यूं वो जिस्म कि मैंने जिसमें एक अरसा गुजारा था मिट्टी हो गया। मेरी हैरत अंगेज जिंदगी का एक बाब खत्म हो गया और उसी रोज से दूसरा बाब शुरू हो गया। अब मैं खेड़ा राठौर गांव का एक राजपूत बलवंत सिंह था जिसे अगले रोज सुबह रिहा किया जाने वाला था। एक मैं ही क्या, किसी को भी पता नहीं था कि इसी रात जेल की हदूद में एक और आदमजात के मुर्दा जिस्म को भी नजर आतिश किया जाएगा। उसका नाम छादराम था और वो भी बलवंत ही के गांव का रहने वाला था। उससे बस मेरी वाजबी मुलाकात थी। उसे मैंने 2-1 मरतबा बलवंत के साथ ही देखा था। अभी अपने साबका जिस्म को शोलों के सुपुर्द करके मैं अपनी बैरक में आया ही था कि एक संतरी ने आकर मुझे मुखातिब किया। छादराम आखिरी सांस ले रहा है। बलवंत, उसने मरने से पहले तुमसे मिलने की ख्वाहिश की है। मजबूरन मुझे उठना पड़ा, हालांकि बड़े जोर की भूख लग रही थी और जिस्म भी दिन भर की मुशक्कत के सबब बेहद थका हुआ था। खाने में अभी देर थी। मैंने सोचा था कि उतनी देर जरा अपने नए थके हुए जिस्म को आराम दे लूं, मगर यह मुमकिन ना हुआ। मैं अब तेज तेज कदम उठाता हुआ उस बैरक की तरफ बढ़ रहा था जहां कम सजा पाने वाले कैदियों को रखा जाता था। ये बात भी मुझे बलवंत ही ने बताई थी कि छादराम इल्मे नजूम से भी वाकिफ है। बलवंत ने मुझसे कहा था कि मैं अपना हाथ छादराम को दिखाऊं। मुझे इल्मे नजूम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बलवंत के मशवरे को टाल गया। छादराम की उम्र तकरीबन 55 साल थी और वह गुज़िश्ता 3 साल से आगरा जेल में सजा काट रहा था। ब्राह्मण होने के बावजूद उसने बलवंत के राजपूत खानदान से बड़ा अच्छा बर्ताव रखा था। छादराम के मुतल्लिक भी मुझे बलवंत का जहन पढ़कर ही बहुत सी बातों का इल्म हुआ था जिन्हें मैंने कोई अहमियत नहीं दी थी। उसी वक्त मुझे वही तमाम बातें याद आ रही थीं। कोठरियों की एक कितार खत्म होते ही मैं खुले मैदान में दाखिल हुआ। सामने ही बड़ा सा दरवाज़ा नजर आ रहा था। उस दरवाजे में दाखिल होते ही कम सजा पाने वाले कैदियों की बैरकें थीं। मैंने देखा उस वक्त कैदियों की गिनती हो रही थी। ये रोज़ का मामूल था। बैरकों से बाहर कैदी एक कितार में खड़े हो जाते थे। जेलर अपने हाथ में रजिस्टर लिए कैदियों के नाम पुकार रहा था। मैंने छादराम की बैरक में कदम रखा। छादराम बैरक के फर्श पर दराज था। एक कैदी उसके करीब घी का दिया जला रहा था। छादराम का मुंह खुला हुआ था और आंखें बंद थीं। तेज तेज सांसों की वजह से सीना बार बार ऊपर नीचे हरकत कर रहा था। मुझे यूं लगा जैसे छादराम की रूह उसके जिस्म से परवाज करने के लिए बेचैन हो। मैं उसके सरहाने बैठ गया और छादराम का सर आहिस्ता से अपने जानों पर रख लिया। उसने आंखें खोल दी। उसके जबड़ों की हड्डियां उभरी हुई थीं। उसने मेरी तरफ देखकर बामुश्किल कहा, आ गए ठाकुर, बस अब मैं सुकून से मर सकूंगा। ये कहकर वो हाँफने लगा। मैं उसके सीने पर हाथ फेरकर बोला, अभी तुम नहीं मरोगे पंडित जी। नहीं ठाकुर, अब मेरी रूह इस शिकस्ता पिंजर से परवाज करने के लिए बेकरार है, मगर मैं मरने से पहले तुमसे जो कुछ कहना चाहता हूं वो सुन लो। मैं छादराम की बुझी बुझी सी आंखों में झांकने लगा। मेरा मकसद ये था
कि उसका जहन पढ़कर पता लगा लूं वो मुझसे क्या कहना चाहता है। इस तरह आखिरी वक्त में उसे कुछ बोलने की तकलीफ ना उठाना पड़ती। लेकिन खिलाफे तवक्को मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सका। मेरे अंदर वो पुरस्रार कुव्वत बेदार ना हो सकी जिसके जरिए मैं दूसरों के जहन किसी खुली किताब की तरह पढ़ लेता था। इसी के साथ अपने एक काम भी मनवा लेता था। अपने अंदर इस पुरस्रार कुव्वत को बेदार ना होते महसूस करके मुझे रंजा हुआ। मैं समझ नहीं सका कि ऐसा क्यों हुआ। मैं अभी इसी पर गौर कर रहा था कि छादराम की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे कह रहा था, देखो ठाकुर, मेरी रूह अब हर बंधन से आज़ाद हो चुकी है, लेकिन सिर्फ रूपा में अटकी हुई है। वो कुछ देर को रुका, फिर लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, रूपा को मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मेरे चारों बच्चों में वो सबसे छोटा है। वो छोटा ही था कि उसकी माँ मर गई, इसलिए मैं उसे सबसे ज़्यादा अजीज रखता था। तुम भी ठाकुर, तुम भी उसे अपने बेटे की तरह रखना। ये कहते ही छादराम को बहुत जोर की खांसी उठी। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा। पसीने से मेरी हथेली भीग गई। मैं समझ गया ये मौत के पसीने हैं। छादराम महाराज, मैंने धीरे से कहा, आप बेफिक्र रहें, रूपा आज से मेरा बेटा है। एक मरते हुए जिस्म को इन अल्फाज से सुकून मिल जाता तो मेरा क्या बिगड़ता। छादराम की बुझती हुई आंखें जैसे एकदम रोशन हो गईं। उसके होंठों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वचन दो ठाकुर, छादराम की आवाज़ उभरी। महाराज, राजपूत की जुबान ही वचन होती है। ये कहते हुए मैंने अपना दायां हाथ छादराम के हाथ में दे दिया। इसके बावजूद मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारे बेटे रूपा का अपने बेटे की तरह ख्याल रखूंगा। छादराम की पलकें भीग गईं। उसके रुखसारों पर खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मेरा हाथ दबाया। उसी वक्त उसकी पेशानी पर लकीरों का जाल सा फैल गया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे, जैसे वो अचानक किसी सोच में डूब गया हो या उसे कुछ याद आ गया हो। वो मेरी खुली हथेली या यूं कह लें कि बलवंत सिंह की हथेली की लकीरों को गौर से देखने लगा। मेरी और उसकी नजरें मिली। फिर छादराम के होंठों को हरकत हुई। ठाकुर, तुमने कई बार अपना मुस्तकबिल जानने के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने हर बार तुम्हें कुछ न कुछ दिलासा देकर बहला दिया। छादराम चंद लम्हे अपना सांस दुरुस्त करने के लिए रुका, फिर बोला, तुम्हारे बापू ने भी मुझे तुम्हारी जन्म कुंडली दिखाई थी। मैंने जो बात अब तक अपने सीने में दबाए रखी थी, अब तुम्हें बता देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अभी उसने अपना जुमला पूरा नहीं किया था कि शदीद खांसी का दौरा पड़ा। छादराम का सारा जिस्म हिलकर रह गया। मैंने सोचा शायद अब छादराम कुछ ना बता सके, मगर चंद लम्हे बाद उसकी हालत बेहतर हो गई। उसने आंखें खोल दी। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ उतनी ही भलाई किसी के साथ करना जितनी मुमकिन हो, और वो शख्स उस भलाई का मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बेशुमार कत्ल हैं और तुम। छादराम अपना फिक्रा मुकम्मल न कर सका। उसके जिस्म में खिंचाव बढ़ गया। उसका एक हाथ जोर से फर्श पर गिरा। छादराम की अधूरी बात सुनकर मैं चकरा गया। मेरे ख्याल में बलवंत को अब एक हफ्ते से ज्यादा नहीं जीना था। हफ्ते भर बाद मैं उसका जिस्म छोड़ देता तो जाहिर है वो जिंदा न रहता। फिर भला वो बेशुमार कत्ल कैसे कर सकता था। मुझे तो इल्म नजूम वगैरह पर पहले ही से यकीन नहीं था, इसलिए छादराम की पेशगोई को जहन से झटक दिया। इस दौरान छादराम की दोनों टांगें फैल गईं और आंखें बेहरकत हो गईं। उसकी रूह जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। छादराम की बेड़ियां काटने जेलर का लोहार आया। कैदियों के रजिस्टर से एक नाम हमेशा के लिए काट दिया गया। दूसरे दिन सुबह मुझे जेलर ने अपने कमरे में बुलवाया और बोला, बलवंत सिंह, मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा हमारी इस तरह मुलाकात नहीं होगी। फिर वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया और दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ मेरे शाने पर रख दिया। जेलर की बात सुनकर मैं मुस्कुराया कि वो मुझे बलवंत सिंह समझ रहा था। उस गरीब को क्या खबर थी कि बलवंत के जिस्म पर अब एक जिनजात का कब्जा हो चुका था। नहीं साहिब, अब दोबारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मैंने जवाब दिया। शाबाश, जेलर ने मेरी पीठ पर सताइशी अंदाज में थपकी दी। तुमसे यही उम्मीद है। फिर कुछ ही देर के बाद मैं आगरा जेल के सदर दरवाजे से बाहर निकल रहा था। जेल से बाहर आकर मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। मैंने बड़े ठाकुर और दूसरे जानिसारों को सदमा ना पहुंचाने की खातिर खासे दिन जेल में गुजार दिए थे। अब उन्हें रंजीत सिंह की मौत का पता चला। उससे उन पर क्या गुजरती, इन बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा था। मुझे तो जेल से निकलकर हवा में खुशबू सी बसी महसूस हो रही थी। मुझे अपना साया भी अजीब सा नजर आया। सुबह के सूरज की गर्मी
मेरे जिस्म को गुदगुदा रही थी। चंद कदम चलने के बाद मैं रुक गया। मेरा दिल चाहा कि मुड़कर जेल का पुरहैबत दरवाज़ा देखूं। आसमान से बातें करती जेल की दीवारें, बैरकों की मजबूत सलाखें, बड़े बड़े वजनी ताले, सब मेरी निगाहों में घूम गए। मैंने होंठ भींच लिए और सोचने लगा, नहीं, अब ये बंधन मुझे मंजूर नहीं। अब ये हाथ फौलादी जंजीर नहीं पहनेंगे, पैरों में वजनी सलाखें नहीं होंगी। जेल में रहना मेरे लिए कोई खुशगवार तजुर्बा नहीं था। यही सोचते हुए मैं आगे बढ़ गया और आगरा जेल मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अब मैं अपने आसपास से गुजरते हुए लोगों को देख रहा था। बराबर से सरसराती हुई एक साइकिल गुजर गई। मुखालिफ सिमत से एक तांगा आ रहा था जिसमें एक मर्द अपनी बीवी का नर्मोगुदाज हाथ थामे हुए था। औरत की कलाइयाँ रंग बिरंगी चूड़ियों से भरी हुई थीं। मुझे सरिता याद आ गई। इसके साथ बलवंत सिंह की बीवी रुक्मणी का ख्याल आया। बलवंत ने बारहा अपनी हसीनो पुरकशिश बीवी रुक्मणी का मुझसे जिक्र किया था। बलवंत का जहन पढ़कर भी अपनी बीवी से उसकी गहरी जज्बाती वाबस्तगी का मुझे इल्म हो चुका था। मैं सोचने लगा कि रुक्मणी का शौहर बरसों बाद घर लौट रहा है तो उसके लिए कम से कम चूड़ियों का तोहफा ही ले जाए। मुझे ये भी मालूम था कि बलवंत के तीनों बेटों की शादियां हो चुकी हैं और वो खुद साहिबे औलाद हो चुके हैं। बलवंत की बीवी रुक्मणी और उसके पोते पोतियों के लिए मैंने चूड़ियां और खिलौने बाजार से खरीदे। फिर उस जगह पहुंच गया जहां गांव के लिए बैलगाड़ी मिल सकती थी। बलवंत का जहन पढ़कर ये तमाम ज़रूरी मालूमात मैं पहले ही हासिल कर चुका था। अरे राठौर, कब रिहा हुए? एक बैलगाड़ी वाला मुझे पहचान गया। मैं समझ गया कि वो बलवंत के गांव का ही होगा। उसकी बैलगाड़ी में बैठकर मैंने जवाब दिया, कुछ देर पहले। बैलगाड़ी चल दी। तुम शायद मुझे पहचाने नहीं। अरे मैं पटेल हूँ। गाड़ी बान ने अपना तारुफ करवाया। मैंने फौरन बात बना दी, हाँ वाकई, मगर तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। ये एक ऐसा जुमला था जो 11 साल बाद मिलने वाले किसी भी शख्स के लिए कहा जा सकता था। हाँ, वो धीरे से हंस दिया, फिर कहने लगा, मगर तुम जरा नहीं बदले, वैसे के वैसे ही जवान नजर आते हो जैसे 11 साल पहले थे। मैं इसीलिए तो तुम्हें फौरन पहचान गया। वो कुछ ज्यादा ही बातूनी लगता था। बोला, तुम्हें अपना बेटा जसवंत तो याद आता ही होगा। मजबूरन मुझे ये जाहिर करना पड़ा कि जवान बेटे की मौत पर मैं बहुत गमज़दा हूँ। ठाकुर, वो आखिर तुम्हारा खून था। उसने आखिर तक पुलिस के आगे हथियार नहीं डाले। पटेल बोले जा रहा था। कहते हैं कि उसका जिस्म ठंडा होने के बाद भी पुलिस करीब जाते हुए डर रही थी। लाश पर गोलियां बरसाते हुए पुलिस वाले करीब पहुंचे थे। मालूम नहीं क्यों उस वक्त मुझे अपने लहू में हरारत सी महसूस हुई। जसवंत का जिक्र मैं बलवंत की जुबानी भी सुन चुका था। मैं उस वक्त जिस आदमजात के जिस्म में था, जसवंत उसी का बेटा था। शायद मेरे लहू में हरारत पैदा होने का सबब यही रिश्ता हो। रास्ते भर गाड़ीबान पटेल मुझसे बातें करता रहा। खेड़ा राठौर गांव के मुतल्लिक मुझे पटेल से कुछ नई बातें मालूम हुई। उसने ये भी बताया कि बलवंत का दुश्मन तुलसीराम अब भी जिंदा है। फिर ये सफ़र ख़त्म हो ही गया। बैलगाड़ी गड़ी के दरवाजे में दाखिल होकर रुक गई। बलवंत आ गया। चारपाई पर बाहर लेटे हुए एक बूढ़े आदमी को मैंने उठकर चीखते देखा। उसे मैंने उसके नाक नक्शे से पहचाना। वो बलवंत का बाप बहारी सिंह ही था। घर में से बलवंत के तीनों बेटे बाहर आ गए। बलवंत की बीवी रुक्मणी को मैंने चौखट के करीब खड़े देखा और देखता रह गया। वो जैसे सरिता का दूसरा जन्म थी। मुझे बिल्कुल यूं लगा जैसे सरिता की उम्र दुगनी हो गई हो। इसके सिवा रुक्मणी और सरिता में कोई फर्क नहीं था। वही भरा भरा गुदाज बदन, वही चेहरा मेरा, सब कुछ वही। फिर बलवंत के तीनों बेटों ने मेरे पैर छुए, गले से लगे। मैंने खुद काराना अंदाज में बलवंत के बाप के पैरों को हाथ लगाए, दुआ ली। बेटों और उनकी बीवियों को दुआएं दी, उनके सर पर हाथ फेरे। सभी कुछ होता रहा कि जो होना था, मगर मैं तो जैसे वहां था ही नहीं। रुक्मणी पर निगाह पड़ते ही मैं तो जैसे गोल वादी में पहुंच गया था। मेरी नजरें रुक्मणी ही की तरफ उठी हुई थी और मैं सोच रहा था कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं। भला सरिता दूसरा जन्म कैसे ले सकती है? वो स्याह साड़ी में मलबूस थी। चांद को जैसे घटाओं ने घेरे में ले रखा था। उसके हसीन सुर्खो सफ़ेद चेहरे पर गम के साए मंडला रहे थे। उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होगी। सरिता अगर पहली रात का चांद थी तो रुक्मणी 14वीं रात का भरपूर चांद थी। एक ही आदमजादी मुझे मरने के बाद दोबारा मिल सकती है? मेरे वहमो गुमान में ये बात नहीं थी। वो माहे तमाम मेरे सामने थी और अपनी सारी रोशनी
मेरे वजूद में भर रही थी। अगर रुक्मिणी के सिवा वहां कोई और ना होता तो शायद मैं उसे सरिता समझकर अब तक अपनी आगोश में समेट चुका होता। फिर मैं घर में दाखिल हो गया। रुक्मिणी एक लोटे में हाथ मुंह धोने के लिए पानी ले आई। वो खुद लोटे की धार से पानी डालने लगी। मैं उसे देखने में इस कदर महव था कि पानी गिरता रहा और मेरी नजरें जैसे उसके चेहरे से पलटना भूल गईं। हाथ धोए ना, वो पहली बार बोली तो मेरी समात में शहद सा घुल गया। उसकी आवाज भी हैरत अंगेज तौर पर सरिता से मुमासिल थी। तुम्हारी तरफ से नजरें पलटें तो किसी और तरफ देखूं, मैं ख्वाब के से आलम में बोला। उसके उदास चेहरे पर चंद लम्हों को हया की सुर्खी फैल गई। मुझे राजपूतों की बहुत सी रवायात का इल्म था। मैं जानता था कि रुक्मिणी ने स्याह साड़ी क्यों बांध रखी है। जब तक बेटे के कत्ल का बदला ना लिया जाता, माँ के जिस्म से स्याह साड़ी ना उतरती। उसके जिस्म पर मौजूद स्याह साड़ी इस बात की याद दिलाती थी कि जवान बेटे का बदला लेना अभी बाकी है। मुंह हाथ धोने के बाद मैंने थोड़ा सा खाना खाया। रुक्मिणी ने नीम के साए में आराम करने के लिए चारपाई बिछा दी और मैं उस पर लेट गया। कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। जब मैं जागा तो सूरज गुरूब हो चुका था। उस वक्त बलवंत का बाप बिहारी सिंह मेरे पास आ गया। शायद वो मेरे जागने ही का इंतजार कर रहा था। तुझे खबर है बलवंत बेटे कि जसवंत और दर्शन कैसे मारे गए? बूढ़े ने मुझे मुखातिब किया। हाँ बापू, मैंने ठंडा सांस भरा। वो पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। बलवंत से मुझे यही मालूम हुआ था। लेकिन ये तो बात की बात है, बूढ़ा मायनी खेज लहजे में बोला। मैं समझा नहीं बापू। तुझे मैंने जानबूझकर जेल में पूरी बात नहीं बताई थी कि तेरी रातों की नींदें हराम ना हो। तू रत्ती राम और सोनीपाल को जानता है ना? ये दोनों ही नाम मेरे लिए बिल्कुल नए थे। सो धीरे से बोला, कुछ याद नहीं आ रहा। नाम तो सुने हुए से लगते हैं। अरे तो क्या 11 साल में तू अपने दुश्मन तुलसीराम के भांजों को भूल गया जो उसी के टुकड़ों पर पल रहे हैं? हाँ, याद आ गया याद। मैं जल्दी से बोल उठा। पुलिस से उन्हीं दोनों ने मुखबरी की थी। पहले उन दोनों को ठिकाने लगाना, फिर तुलसीराम की बारी आनी चाहिए। उस बूढ़े के खून की प्यास अभी बुझी नहीं थी। 2 पोते मारे जा चुके थे। बड़े बेटे को काले पानी की सजा हो गई थी और छोटा बेटा 11 साल की कैद काटकर आज ही घर लौटा था। लेकिन बूढ़े पर इसके बावजूद इंतकाम का भूत सवार था। मैंने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दी। इंतकाम लेना मेरा नहीं, बलवंत का मसला था। मगर यह मामला बाद में एक और ही रंग इख्तियार कर गया। इसका अंदाज़ा मुझे पहले से हरगिज नहीं था। मैं उस गांव में बलवंत की हैसियत से रहने, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिर्फ 1 हफ्ते का कसद करके आया था। लेकिन अब रुक्मिणी को देखने के बाद सूरत हाल बदल चुकी थी। मुझे तो जैसे मेरी खोई हुई जन्नत मिल गई थी। फिर मेरा इरादा क्यों ना बदल जाता। उसी रात जब मैंने रुक्मिणी को अपनी बाहों की गिरफ्त में लिया तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं हैरान होकर बोला, अरे ये तुम्हें क्या हुआ? ठाकुर, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं सोग में हूं और जीवन का हर सुख मैंने उस समय तक के लिए तर्क कर दिया है जब तक कि मेरे जसवंत का बदला उसका गला रुंध गया और हसीन रुखसारों पर आंसू ढलक आए। उस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे सरिता मुझसे अपने जवान बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए कह रही हो। जज्बात का चढ़ा हुआ दरिया एकदम उतर गया और मैंने रुक्मिणी को यकीन दिलाया, जब तक मैं जसवंत का बदला ना ले लूं, मुझ पर भी आज से जीवन का हर सुख हराम है। ये कहते हुए मुझे खुद अपनी आवाज़ अजनबी सी लगी। फिर जैसे मुझे जसवंत का इंतकाम लेने के सिवा कुछ और याद ही नहीं रहा। मुझे यूं लगा कि जसवंत मेरा अपना बेटा हो। मेरी बात सुनकर रुक्मिणी जैसे किसी सोच में खो गई। अभी तक वो मेरी आगोश ही में थी। किस ध्यान में खो गई? मैंने उसे खुद से मजीद करीब करते हुए सवाल किया। मेरा मकसद अब उससे जिस्मानी आसूदगी हासिल करने की बजाय दुख बांटना था। बेटे का शोक तो खैर ठीक है और ये भी सच है ठाकुर कि मैंने हर सुख को त्याग दिया, पर उसके पंखड़ियों जैसे होंठ कांपे। पर क्या रुक्मिणी? मैंने पूछा। रुक क्यों गई? बोलो ना। मैं माँ होने के साथ साथ आपकी पत्नी भी तो हूँ। आपको शरीर का सुख देना भी तो मेरा धर्म है। आप बरसों बाद लौटे हैं और मेरे शरीर को हाथ लगाया है। फिर कैसे मैं आपकी बाहों को झटक दूं? ये तो पाप होगा। एक पतिव्रता स्त्री को ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। मुझे नर्क में नहीं जाना। रुक्मिणी के इन अल्फाज ने मेरे वजूद में जैसे आग सी लगा दी। फिर मेरी नजरों से रुक्मिणी तो ओझल हो गई। सिर्फ और सिर्फ सरिता रह गई। सरिता जो मेरे लिए मरकर भी नहीं मरी थी। सरिता जो मेरी जिंदगी थी,
मेरी महबूबा थी, जन्नत जो मुझसे खो गई थी, मुझे फिर मिल गई। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर नाश्ता करने के बाद मैंने बलवंत के तीनों बेटों को आवाज देकर बुलाया। रुक्मिणी भी बाहर आ गई। उसने मेरे चेहरे पर नजर डालते ही जैसे सब कुछ समझ लिया। मैंने बलवंत के बेटों से हथियार साथ लेकर चलने को कहा। रुक्मिणी के चेहरे से उस वक्त कश्मकश का इजहार हो रहा था। ठुकरानी, मैंने रुक्मिणी को मुखातिब किया, अब मैं जसवंत का बदला लेकर ही घर आऊंगा, इससे पहले घर नहीं लौटूंगा। रुक्मिणी के खूबसूरत होंठों को हरकत हुई, मगर ठाकुर, ब्राह्मण हत्या का पाप और पुण्य को दरमियान में ना लाओ ठकरानी। मैं बोला, दुश्मन की जात नहीं देखी जाती। रामचंद्र जी ने भी तो एक ब्राह्मण रावण ही को मारा था, क्या वो पाप नहीं था? फिर रुक्मिणी ने मजीद कुछ नहीं कहा। उसने मुझे और अपने तीनों जवान बेटों को घर से निकलते देखा। जाते जाते मैं एक बार अपनी सरिता को एक नजर देखने के लिए पलटा। उसके रुखसारों पर गरम गरम आंसू बह रहे थे, मोतियों जैसे आंसू। मेरा जी चाहा कि इन सच्चे मोतियों को अपने होंठों से चुन लूं, मगर जब्त करके आगे बढ़ गया।